नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं सिंचाई। नेक्स्ट वीडियो में हमने अध्ययन किया था फसलों में सिंचाई कब करें, इसके क्या आधार हैं, कौन कौन से आधार हैं जिसके आधार पर हम फसलों की सिंचाई करते हैं। जिसमें पहला था पौधों के आधार पर कि पौधों की अवस्था, उसकी दशा को देख करके हमें सिंचाई की थी। आज हम लेकर के आए हैं दूसरा टॉपिक, मृदा नमी के आधार पर। देखिए, मिट्टी की जो नमी है, तो मिट्टी की नमी के आधार पर हम पौधों में सिंचाई करते हैं, फसलों में सिंचाई करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि मृदा नमी में उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा, क्षेत्र, क्षमता व निचली सीमा स्थायी मलानी बिंदु, स्थायी मलानी बिंदु कहलाती है। ऊपरी सीमा क्षमता व निचली सीमा स्थायी मलानी बिंदु कहलाती है। मलानी बिंदु। अब इसमें देखते हैं कि ये दोनों के मध्य मृदा जल की मात्रा ही पौधों में उपलब्ध होती है। ऊपरी क्षमता और मलानी बिंदु की। तो ये जो निचली सीमा होती है, तो दोनों के मध्य मृदा जल की जो मात्रा पौधों में होती है वो उपलब्ध होती है। प्राप्य जल कहा जाता है इनको, प्राप्य जल कहते हैं, प्राप्य जल कहते हैं। और ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है कि वाष्पीकरण व वाष्पोत्सर्जन के कारण, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन के कारण धीरे धीरे मृदा नमी का ह्रास होता है। जल वाष्पीकरण और वाष्पीकरण के द्वारा जो मृदा जो नमी है, उस मृदा नमी में कमी आ जाती है, उसका ह्रास हो जाता है, उसकी हानि हो जाती है। स्थायी मलानी बिंदु की अवस्था आने लगती है और पौधों की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इस अवस्था में पूर्व ही फसल में सिंचाई करना आवश्यक होता है कि जब पौधों में पानी की कमी आती है तो उसके द्वारा फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। और विपरीत प्रभाव होने पर ये ऐसे प्रभाव दिखाई दे तो उससे पहले ही मृदा में नमी बनाई जाती है, उसमें पानी दे दिया जाता है। अब इसके बाद में आता है फसलों में सिंचाई कितनी करें, कि प्रत्येक जो फसल होती है, धान की है, गेहूं की है, गन्ना की है, कपास की है, जौ की है, सोयाबीन की है, मक्का की है, तो इसके अंदर हम कितनी मात्रा में पानी दें, इनकी जो जल मांग है वो जल मांग कितनी होती है। तो प्रत्येक फसल में अलग अलग जल मांग होती है और उस जल मांग के अनुसार हमें पानी देना चाहिए। तो ये कितनी मात्रा में होनी चाहिए। तो जल मांग है, तो जल मांग देखते हैं। धान की जो फसल है, तो धान की फसल में 900 से 2500 लीटर, 900 से 2500 मिलीमीटर जल मांग की आवश्यकता होती है। गेहूं में 450 से 650, गन्ने में 1500 से 2500, आलू में 500 से 700, मूंगफली में 500 से 700, कपास है उसमें 700 से 1300, सोयाबीन 450 से 700 और मक्का की जो फसल है उसमें 500 से 800 जल की आवश्यकता होती है। तो ये इसकी जल मांग है, फसलों की जल मांग है कि प्रत्येक फसल को कितनी पानी की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हम जल मांग को पूरा कर सकते हैं।
अब देखिए जो सिंचाई की जो विधियां हैं, फसलों के अंदर हम सिंचाई करते हैं, कौन कौन सी विधियों के द्वारा हम सिंचाई कर सकते हैं। तो सिंचाई की विधियां, इस टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं कि सिंचाई की विधियां कौन कौन सी है, सिंचाई विधियां क्या काम आती है। कि देखिए विधियां जो तरीका होता है कि हम फसलों के में पानी देते हैं, तो कई प्रकार से पानी देते हैं। बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि होती है, बार द्रोणी सिंचाई विधि होती है, कुंड सिंचाई विधि होती है, अवपृष्ठीय या अधो भूमि सिंचाई होती है, बौछारी सिंचाई विधि है, बूंद बूंद सिंचाई विधि है। तो कई विधियां होती हैं। तो उन विधियों का हम अध्ययन करते हैं, जिसमें पहला आता है चौकेबार द्रोणी सिंचाई विधि। देखिए इस विधि में क्या करते हैं, चौकेबार यानी कि जो खेत होता है उस समतल किए हुए खेत में हम खेत को क्यारियों में विभाजित कर देते हैं। क्यारियों में विभाजित किया है, समतल किया है, और उसमें आयताकार, वर्गाकार, आयताकार और वर्गाकार, इस प्रकार से हम चौके के रूप में समतल किए हुए खेत को विभक्त कर देते हैं। आयताकार, आयताकार में क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। वर्गाकार में जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो इस प्रकार से हम खेतों के अंदर ये चौकेबार विधि को अपनाते हैं। अब इसमें क्या होता है, इस विधि की क्या लाभ है, क्यों किया जाता है? क्योंकि ये विधि सर्वाधिक प्रचलित विधि है और इसमें खेत का जो समतलीकरण किया जाता है उसको वर्गाकार या आयताकार में क्यारियों में विभाजित कर दिया जाता है, जिसे हम चौकेबार द्रोणी सिंचाई विधि के नाम से जानते हैं। अब इस विधि में क्या होता है कि आवश्यकता अनुसार हम इसमें पानी भर देते हैं। इसमें ये जो चौके बनाए गए हैं इसमें हम पानी भर देते हैं। अब इसके कुछ लाभ हानियां भी होती हैं कि चौकेबार जो द्रोणी सिंचाई विधि है इसके क्या लाभ है। देखिए हम खेतों में इस प्रकार की विधि को अपनाते हैं तो उसके निम्न लाभ होते हैं। तो जैसे समतल भूमि पर अनियंत्रित जो अपलावन विधि की अपेक्षा अधिक जल उपयोग क्षमता दक्षता प्राप्त की जा सकती है, और इसके साथ में अफवाह व अंतःस्रवण जैसी जो समस्याएं होती हैं उसमें कमी आ जाती है। खेतों में जल वितरण समान होता है, इनकी समान रूप से खेतों के अंदर जल का वितरण हो जाता है, और जो अफवाह के अंतर्गत जो अफवाह की जो समस्या होती है वो खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, और अनियंत्रित जो विधि प्लावन विधि की अपेक्षा अधिक जल उपयोग इसमें कर सकते हैं। और ये विधि सरल विधि भी है। कौन सी विधि है? सरल विधि के रूप में भी इसको देख सकते हैं। तो ये इस विधि की क्या है, लाभ है। अब इसमें कुछ सीमाएं होती है जिसकी कुछ हानियां होती है कि हम खेतों के अंदर जब इस प्रकार के विधियों का प्रयोग करते हैं तो उसकी क्या हानियां होती है। कि सबसे पहली हानि जो होती है कि खेतों में पानी जो प्रवाह होता है तो प्रवाह हेतु बनाई गई जो नालियां हैं उस नालियों से भूमि का एक बड़ा सा भाग, अत्यधिक भाग बुआई के काम नहीं आता है, क्योंकि इसके अंदर जो हम ये डांड लगाते हैं तो ये डांड के अंदर क्या हो जाता है, भूमि का अधिकतर हिस्सा इस डांड के अंदर समाहित हो जाता है। ये मोटी मोटी जो डांडे हो जाती है तो इसमें क्या होता है, फसल नहीं हो पाती है। तो अत्यधिक भाग क्या है, इसमें समाहित हो जाता है और बुआई के काम नहीं आती है। और जब ये नालियां बनती हैं तो नालियों के अंदर मशीन द्वारा हम जो निराई गुड़ाई करते हैं, कटाई करते हैं, तो उसमें परेशानी आती है और व्यवधान उत्पन्न होता है। पृष्ठीय जल निकास बाधित हो जाता है, यानी इनका जो पृष्ठीय जल निकास होता है वो बाधित होता है। इसके अलावा क्या होता है कि खेत में समतलीकरण करना आवश्यक होता है, यानी कि अब खेत में अपेक्षा करते हैं अगर हम इसको जैसे समतल करें तो समतल करने में भी
परेशानी आती है, क्योंकि इसके जो डांड होते हैं क्यारियों में विभक्त होते हैं, तो उसको समतल करने में भी आसानी नहीं होती है। तो ये एक परेशानी होती है। और इसके बाद में आती है कि खेत की जो तैयारी करते हैं, इस प्रकार की जो हम क्यारियां वगैरह बनाते हैं, तो उसमें मजदूरों की अत्यधिक आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से इसमें कुछ कमियां होती हैं, जिसको हम हानि के रूप में जानते हैं या इसकी सीमाएं कहलाती है। तो इन सीमाओं का सामना हमें करना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये चौकेबार द्रोणी सिंचाई विधि है और इसके लाभ हानि है। दूसरी विधि आती है बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि। अब इसमें क्या होता है, यह विधि क्या होती है कि इस विधि में खेत की दिशा में लंबी लंबी पट्टियां समानांतर रूप से बनाई जाती है। प्रत्येक पट्टी में ऊपर की ओर से पानी छोड़ा जाता है और जो महीन परत के रूप में निचले सिरे तक पहुंच जाता है, बहता हुआ जाता है। प्रत्येक पट्टी की लंबाई व चौड़ाई जल बहाव, ढलान, प्रतिशत व भूमि की जो बनावट होती है उसी के अनुसार की जाती है। तो वो होती है बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि। यह विधि आसपास बोई जाने वाली जो फसल होती है, जैसे गेहूं है आदि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो इस बॉर्डर पट्टी के अंदर क्या होता है कि खेत को जो समतलीकरण किया गया है, तो जो ढलान वाले जो खेत है, तो खेत ढलान की जो दिशा में जो है, तो उसी की दिशा में ये बॉर्डर पट्टी बना दी जाती है। इस प्रकार से ये बॉर्डर पट्टी होती है। ये खेत की दिशा, उसकी लंबाई चौड़ाई आदि के आधार पर बनाई जाती है और उसी के अनुसार ये पट्टी तैयार करके इसमें ऊपर से पानी छोड़ा जाता है और वो एक महीन रूप में धीरे धीरे पानी इसमें पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से ये बॉर्डर पट्टी कहलाती है। अब इसमें जो गेहूं जैसी जो फसल होती है ना, तो गेहूं जैसी फसल के लिए ये बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि उपयुक्त मानी जाती है। इसमें क्या होता है, इसके लाभ क्या है, ये एक तो आसान विधि होती है और दूसरा इस विधि में जल मात्रा व प्रवाह को आसानी से प्रयुक्त किया जा सकता है, यानी अत्यधिक जल की मात्रा का इसमें प्रयोग कर सकते हैं और निराई गुड़ाई भी इसमें आसानी से की जा सकती है कि मशीनों के द्वारा अगर हम इसमें निराई गुड़ाई करें तो मशीनों के द्वारा इसमें निराई गुड़ाई भी की जा सकती है। तो ये इसके लाभ है। क्या कहलाते हैं, लाभ। एक तो यह विधि सभी क्षेत्रों में आसान विधि के रूप में बनाई जा सकती है और जल जो प्रवाह है, जल मांग है, तो जल की मात्रा का अत्यधिक प्रयोग कर सकते हैं और निराई गुड़ाई भी मशीनों के द्वारा आसानी से की जा सकती है। तो ये इस विधि की विशेषता है। इसके अलावा भी हम क्या कर सकते हैं, मेड़ व नालियां हैं, उसका रख रखाव में कम खर्च होता है। इसकी जो मेड़ और नाली जो बनाई गई है, ये जो नालियां हैं और ये जो मेड़ बंदी की है, इसके रख रखाव में भी कम खर्च लगता है। और इसके अलावा क्या होता है, जल निकास की व्यवस्था करना आसान होता है। यानी कि बरसात के मौसम में अत्यधिक पानी आ गया तो इसमें अत्यधिक जल निकास को बाहर निकालने की व्यवस्था भी हम कर सकते हैं। तो ये इस विधि के लाभ है। अब इसकी हानियां क्या है, क्या हानियां होती है, तो इसमें भी कुछ हानियां होती है कि एक तो ये उबड़ खाबड़ जो खेत होते हैं, स्थल आकृति की जो भूमि होती है, उस भूमि के अंदर यह विधि अपनाना संभव नहीं होते हैं। जैसे जो उबड़ खाबड़ जो खेत होते हैं, तो उसके अंदर यह विधि अपनाना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें बॉर्डर पट्टी आसानी से नहीं बनाई जा सकती। इसके अलावा धान जैसी जो फसल है, जिसके अंदर पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है, तो धान जैसी फसलों में सिंचाई करना संभव नहीं होता है। और जो जल प्रवाह है वो कम मात्रा में हो, तो इस विधि के अंदर संभव नहीं है। और बॉर्डर की जो संपूर्ण चौड़ाई होती है वो एक समान जल प्रवाह कठिन होता है। यानी कि बॉर्डर की जो लंबाई होती है, तो उस लंबाई के अनुसार जो जल का जो प्रवाह है वो एक समान नहीं हो पाता है और एक समान नहीं होने के कारण यह विधि कठिन होती है बॉर्डर पट्टी की सिंचाई विधि में। तो इस प्रकार से इस विधि में ये लाभ और हानियां है। और आज के वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंचाई की अन्य विधियों को लेकर के आएंगे।
धन्यवाद।